नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। नया साल अपने साथ काफी कुछ नया लेकर आता है। ये नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साल 2025 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ज्योतिष शास्त्र में भी खुशहाल जीवन और सफलता पाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रह गोचर के लिहाज से साल 2025 बेहद अहम रहेगा। 2025 में कई प्रमुख ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। इसका असर सभी राशियों, देश, दुनिया पर दिखेगा। कौन कौन से हैं वो उपाय, इस सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो बिल्कुल पंडित, चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि नए साल पर कौन सा ग्रह कब गोचर करेगा और इसके क्या क्या प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, नया वर्ष 2025 जो आने वाला है उसमें अपने आप में एक बहुत अनूठी विशेषता रहेगी। सबसे पहले तो आपको अंक ज्योतिष जो कि हमारे सामान्य दर्शकों को बहुत आसानी से आता भी होगा, और नहीं भी आता है तो बड़ा रुचिकर है, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। यदि आप अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 को जोड़ें तो आप जोड़ेंगे कि 2 + 2 + 5 यानी 9 का अंक बनता है। लेकिन 9 का अंक एक प्रकार से पूर्णांक है, माने पूरा नंबर है, और 9 का अंक जो प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधित्व करता है मंगल को। यानी पिछला वर्ष जो शनि का साल था, अब ये वाला जो नया वर्ष है ये मंगल का वर्ष है। यानी आप देखेंगे कि मंगल के प्रभाव के चलते देश और दुनिया में बहुत सारी चीजें नवीन तरीके से होने जा रही। देश विदेश के संबंधों में भी बड़ा आनंद आने वाला है, चाहे वो भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध हो, वैदेशिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सभी में परिवर्तन आएगा। बात हुई मंगल की। देखिए, मंगल के बारे में कहा जाता है मंगल कराए दंगल, यानी मंगल जब होता है तो वो हमेशा दंगल कराता है। तो आप देखिए कि मंगल के प्रभाव वाले वर्ष होने के चलते देश और दुनिया में भीषण संघर्ष आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी चूंकि मंगल कई मामलों में ट्रेन का भी कारक माना जाता है, रेलगाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो देश दुनिया में आप देखेंगे कि मंगल के इस प्रभाव के कारण भूकंप भी आएंगे, मंगल के इस प्रभाव के कारण भारी दुर्घटनाएं भी होंगी, वाहन, रेल और हवाई दुर्घटनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल आत्मविश्वास का कारक भी। मंगल जातकों, पूरी दुनिया के लोगों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास भी देगा, जिसके चलते जीवन में जो भी जातक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के रहवासी हो या कहीं के भी हो, उनमें एक नया जोश और एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा, ताकि दुनिया में वो क्या कर सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से यदि कहा जाए तो मंगल का वर्ष है, और खास तौर से मंगल से जो जुड़ी हुई राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो अपने आप में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। अब बात आई बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन की, किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, इस साल 3 बड़े जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। उनमें सबसे प्रमुख ग्रह है शनि, जो कि 2.5 साल में अपनी राशि का परिवर्तन करता है। तो 31 मार्च 2025 को शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ से निकलकर अपने शत्रु की राशि, यानी जिसको वो नेचुरल एनिमी माना जाता है, गुरु की राशि में प्रवेश करेगा, यानी मीन राशि में। अच्छा, आपको 31 मार्च का दिन, क्योंकि हमने बात को छेड़ी है, तो 31 मार्च का दिन आप देखेंगे देश और दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को 6 ग्रहों का योग मीन राशि में बनने जा रहा है।
तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। शदाष्टक योग जब भी एक राशि में बनता है तो देश और दुनिया में बहुत बड़ा संकट होता है, और आप देखिए कि उसमें शनि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि उसी राशि में गोचर करेगा। तो शनि का वहां पर बैठना और वहां पर होना अपने आप में बड़ी बात। और उसी समय आप देखेंगे कि सूर्य का संयोग भी कहीं ना कहीं शनि के साथ रहेगा। पिता और पुत्र का एक प्रकार से संयोग होना अपने आप में बड़ी बात है। अब बात आती है दूसरे बड़े ग्रह के बारे में, जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलेंगे। वो वृषभ राशि से निकलकर 31 मई को पहुंचेंगे मिथुन राशि में, यानी बुध की राशि में। अभी वो शुक्र यानी दैत्य गुरु जो शुक्र है उनकी राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो पहुंचेंगे मिथुन राशि में। अच्छा, इस साल एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो है राहु और केतु का। राहु अभी तक गुरु की राशि यानी मीन में गोचररत थे, वो पहुंचेंगे शनि की राशि यानी कुंभ में। वहीं कन्या राशि में केतु का जो गोचर चल रहा था पिछले 18 महीनों से, वो भी मई माह में पहुंच जाएंगे सिंह राशि। तो आप देखिए कि सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु, इसके बाद मीन राशि में शनि का गोचर होना, मंगल का साल होना अपने आप में बड़ी बात है। बाकी ग्रह तो आप देखिए कि कई मामलों में 2-2 एक महीना उनका गोचर होता है। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है, क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के होके भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, उनका भ्रमण मई तक चलेगा, यानी साल का जो लगभग 5 महीने का समय है उसमें मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच कर होकर गोचर करते रहेंगे। हालांकि जनवरी माह में वो वापस लौटेंगे मिथुन राशि में। अभी वक्री होके कर्क राशि में गोचर रहते हैं, फिर मिथुन में लौटेंगे, 1 महीना रहेंगे और वापस कर्क राशि में उनका गोचर हो जाएगा। तो आप देखिए कि इतने बड़े जो बिल्कुल पंडित जी, माफी चाहूंगी लेकिन कॉलरों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रांची से पंकज जी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, पंकज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, प्रणाम प्रणाम बाबा। जी प्रणाम प्रणाम भैया। किन के बारे में पंकज जी आप जानना चाह रहे हैं? 1/7/1972। वापस से बताइएगा जन्म तारीख। 1/7/1972। 1/7/1972 जी। जन्म का समय 10:31 रात्रि। 10:31 रात्रि जी। स्थान झारखंड में पड़ेगा। फांसी गांव का नाम है, PANKI फांसी जी। क्या जानना चाह रहे हैं बाबा? मेरी शादी एक होकर टूट गई है, फिर दूसरा शादी का योग कब तक है और शादी का भविष्य कैसा, ये जानना चाह रहे थे जी पंडित जी। चलिए, आप हमारे दर्शक हैं झारखंड से जुड़े हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1972 रात को लगभग 10:30 बजे का जन्म है। और आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, कुंभ लग्न और कुंभ राशि की आपकी कुंडली है। आपने कहा कि एक विवाह आपका होकर टूट गया है और आप अगले विवाह के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में जो कारक ग्रह होता है, सप्तम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसका स्वामी ग्रह सूर्य पंचम भाव में बैठा है। अच्छा, मैंने अभी बात की मंगल की। देखिए, आपके इस समय मंगल कर्क राशि में नीच का होकर गोचर कर रहा है और आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल जो है कर्क राशि में केतु के साथ, मंगल बैठा हुआ है, केतु और बुध के साथ बैठा हुआ है। आपने कहा कि अगली शादी का क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं यही कहूंगा कि अगले साल आप विवाह यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 1/12/2025 तक चलेगी। यानी पूरा 2025 तक आपके ऊपर राहु चलता रहेगा और 1/12/2025 से बृहस्पति आएंगे, जो कि 2038 तक रहेंगे, 28 तक रहेंगे। अब इस दौरान विवाह कर ले, विवाह की ओर आगे बढ़े, लेकिन कुंडली मिलाकर विवाह करेंगे तभी आपका विवाह स्थायी रहेगा। जी बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी समस्या के बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी, आप अपनी बात अब जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल,
मैं बता रहा था कि मंगल ग्रह, चूंकि वर्ष का ज्योतिष के हिसाब से यदि हम बात करें, अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो वर्ष का जो स्वामी ग्रह है वो भी मंगल है। और आप देखिए कि मंगल का 31 मई 2025 तक गोचर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को बताता है। अच्छा, हम भारतवर्ष की बात करते हैं, क्योंकि हमारा निवास भारतवर्ष में है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे, तो आप देखेंगे कि वृषभ लग्न और कर्क राशि की हमारी कुंडली थी। और भारत के ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही थी, वो महादशा क्योंकि 2015 से प्रारंभ हुई चंद्रमा की महादशा, 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2025 तक माने चंद्रमा की महादशा चलती रहेगी। इसके बाद मंगल की महादशा आएगी, जो कि लगभग 7 वर्ष के आसपास की होगी। मंगल की महादशा भारतवर्ष के ऊपर चलना, देखिए मंगल जो है भारतवर्ष की जन्म कुंडली में 2 प्रमुख भावों का स्वामी है। एक तो व्यय भाव का स्वामी है, दूसरा सप्तम भाव का स्वामी है। अच्छा, उसकी पोजीशनिंग जो भारतवर्ष की जन्म कुंडली में है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। सप्तम भाव हमारे ज्योतिष में कहा जाता है सप्तमेश, जिसको मारक भाव भी कहा जाता है। मंगल की महादशा का चलना, 2य भाव में मंगल का बैठना, जो कि धन और अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह माना जाता है, अर्थव्यवस्था का भाव माना जाता है। वहां पर मंगल का बैठना, मंगल की महादशा का चलना देश के लिए थोड़ा ठीक नहीं। आने वाले दिनों में भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर होने की ओर संकेत देता है। चूंकि चंद्रमा ने 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को कई गुना आगे बढ़ाया, क्योंकि भारतवर्ष की जो राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा की दशा अपने आप में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ये आने वाले 7 साल भारत के लिए थोड़े कठिनाइयों से भरे रहेंगे। कठिनाइयां आपको इस संदर्भ में देखने को मिलेंगी। भारत के 2 पड़ोसी देश, खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान, और तीसरा नेपाल, भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। चाइना से तो चूंकि भारत की मित्रता होने जा रही है, मिथुन राशि का देश है, शनि वहां से दूर हो रहा है, तो भारत के संबंध काफी बेहतर होंगे। परंतु भारत के जो संबंध रहेंगे, खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ, ये थोड़े से कमजोर रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मंगल को प्रभावित करते हैं। तो इन देशों के साथ संबंध थोड़े से खराब रहेंगे। एक और देश जो भारत को तकलीफ देगा वो तुर्की है, जिसका आजकल का नाम तुर्की हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कष्ट देंगे। आप बात करते हैं बड़े ग्रह को लेकर। बिल्कुल पंडित जी, बड़े ग्रह को लेकर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ पंजाब से कॉलर राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? क्या सवाल आपके? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। बेटे के बारे में पूछना है जी। 10 जनवरी बताइए जी। जन्म तारीख बताइए राजेंद्र जी। 10 जनवरी 7 जनवरी 10 जी 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 1995 1995 जी। जन्म का समय 4:45 शाम के ही, जलंधर पंजाब। शाम के 4:45 जलंधर। हाँ जी। जी, क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं? गुरु जी, ये मोबाइल का काम करता है, इसका काम कब तक अच्छा हो जाएगा और शादी कब होगी? 2 सवाल है मेरे। जी जी पंडित जी। चलिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, हमारे पंजाब के दर्शक हैं। 10 जनवरी 1995 लगभग शाम को 4:45 जलंधर का आपने जन्म बताया। कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मिथुन लग्न और मेष राशि की कुंडली है। भरणी नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। विंशोत्तरी महादशा जो चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है, जो कि 2027 तक चलेगी। इसमें अभी केतु का प्रत्यांतर है, जो कि 5 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसके बाद शुक्र आएगा, तो 5 अप्रैल 2025 के बाद इनका विवाह हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर में, यानी 4/12/2026 तक चंद्रमा में शुक्र चलेगा, जो कि विवाह का कारक है। अब बात आती विवाह कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं नेपच्यून के साथ, तो वैवाहिक जीवन उतना सुखद नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, क्योंकि विवाह का जो कारक ग्रह है वो 1 भाव पहले वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं।
तो जब भी आप इनका विवाह करें कुंडली मिलाकर करें। दूसरा, आपने पूछा कामकाज कब तक अच्छा होगा, तो देखिए मुझे लगता है कि अगला वर्ष इनके लिए ठीक है, क्योंकि मेष राशि के जातक हैं और अगला साल मेष राशि वालों का ही है, जो कि मंगल का वर्ष है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगले वर्ष मार्च के बाद से इनके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। तो शनि और शनि से जुड़े हुए उपाय यदि आप इनके जीवन में कराएंगे तो इनको बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, तो पंजाब से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, बड़े ग्रह के बारे में हम बात करने वाले थे पंडित जी, उस पे आते हैं। देखिए बिल्कुल बड़ा ग्रह शनि है और शनि 2.5 वर्षों तक एक राशि में गोचर करता है और शनि मार्च के समापन पे यानी 31 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, यानी अपना भ्रमण करेंगे मीन राशि की तरफ और पूरे 2.5 वर्षों तक वो मीन राशि में बैठे रहेंगे, गुरु की राशि। देखिए गुरु की राशि में उनका गोचर करना अपने आप में उतना बेहतर नहीं माना जाता जितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि गुरु उनका प्राकृतिक रूप से शत्रु है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल एनिमी भी हम लोग कहते हैं। उसका भ्रमण करना अपने आप में ठीक नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए ठीक रहेगा, खासतौर से कुछ राशि वाले जातकों के लिए ठीक रहेगा जिनकी कुंडली में शनि तीसरे, छठे और एकादश भाव में आने वाला है। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शनि बहुत लाभकारी होने वाला है? तो उनमें से सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि से एकादश भाव में शनि का गोचर होने वाला है। एकादश भाव यानी 11वें भाव में शनि का भ्रमण करना बहुत शानदार होता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला साल बेहद शानदार है, बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो राशि आती है जिसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, उसमें राशि बनती है कन्या राशि। कन्या राशि से हालांकि शनि 7वें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन शनि उनके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे क्योंकि केतु उनको छोड़ जाएंगे और शनि का लाभ उनको मिलेगा। तो 2.5 साल उनके लिए बहुत बेहतर साबित होने जा रहे हैं। अगली राशि जो जिसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का ढैया वृश्चिक राशि के ऊपर चल रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का आने वाला 2.5 साल भी काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि 5वें भाव में गोचर करेंगे तो उनके लिए लाभकारी है। इसके बाद जो राशि थोड़ी सी बेहतर होगी उनमें से एक राशि मीन राशि भी है, क्योंकि मीन राशि में अब शनि का गोचर होगा। अभी तक 12वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे थे, जो कि अब ट्रांजिट करेंगे उनकी खुद की राशि में। हालांकि शनि अब जहां पर बैठता है उसको तो तंग करता ही है, आसपास वाली राशियों को भी तंग करता है, तो आपके लिए भी कारक रहेंगे। लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके लिए वो बहुत नुकसानदेह साबित होंगे, जिनमें से एक राशि मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि से शनि अब 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। 12वें भाव में बैठने के चलते व्यर्थ का खर्च कराएंगे, अनावश्यक यात्राएं कराएंगे, मन को दिग्भ्रमित करते रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं, मन को अशांत करते रहते हैं। इसके बाद शनि जो तंग करने वाले हैं वो सिंह राशि को है, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर अब शनि का ढैया प्रारंभ होने वाला है और ये 8वां ढैया है शनि के लिए। शनि के माध्यम से तो आने वाले 2.5 साल सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही कमजोर साबित होने वाले हैं, क्योंकि शनि से सूर्य की नेचुरल एनिमी यानी प्राकृतिक शत्रुता मानी जाती है। तो इस प्राकृतिक शत्रुता के चलते शनि जो है सिंह राशि को बहुत तंग करेगा। एक और राशि है जो कि गुरु के प्रभाव वाली राशि है, जिसको हम धनु राशि भी कहते हैं। तो धनु राशि वाले जातक जो है उनको 4था ढैया होगा, बहुत ज्यादा तंग करेंगे, सुख में कमी लाएंगे, मानसिक रूप से परेशान करेंगे, हर प्रकार से मन अशांत उनका बना रहेगा। तो आप देखेंगे कि उनको काफी ज्यादा तकलीफ जो है उनको होने वाली है। तो ये तो शनि के भाव के चलते हुआ। हेलो, बिल्कुल पंडित जी। जी, तो ये तो शनि के प्रभाव के कारण हुआ। अब आप देखेंगे कि राहु और केतु का प्रभाव भी अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेगा, जो कि बहुत शुभ माना जाता है उसका कुंभ राशि में गोचर, क्योंकि शनि के स्वामित्व वाली राशि है कुंभ, और उसमें राहु का गोचर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात माना जाता है।
माने जो लोग अभी तक राहु से परेशान थे उनके लिए बहुत कारक है। देखिए मेष राशि से बिल्कुल 12वें भाव में राहु बैठा हुआ था, अब वो एकादश में चला जाएगा, तो एकादश भाव का राहु बहुत शुभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से पंचम भाव का केतु भी बहुत लाभकारी होता है। तो मेष राशि वालों जातकों को राहु के चलते आकस्मिक लाभ होगा, राहु के चलते उनके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। केतु का पंचम भाव में बैठना उनकी संतान के लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा। वहीं आप देखेंगे वृषभ राशि से राहु का गोचर दशम भाव में है, कामकाज को बेहतर करेगा, हालांकि सुख में कमी लाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में राहु का गोचर होगा, जो कि अपने आप में काफी कारक रहेगा। हालांकि पराक्रम भाव में केतु मित्रों परिजनों से बहुत कष्ट उनको देगा जी। ये मिथुन राशि वाले जातकों के बिल्कुल लिए पंडित जी, समय में बंधे हुए हम, समय बहुत कम है हमारे पास। अब आपने बताया कि ग्रह गोचर जैसे बदलेंगे तो क्या क्या किन किन राशियों में किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा। अब उपाय भी जान लेते हैं कि उपाय क्या कुछ करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला उपाय, जिनकी कुंडली में शनि खराब है तो उनको वर्ष के प्रारंभ से ही शनि की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, शनि की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है या सूर्योदय के पहले, क्योंकि जब सूर्य उगे होते हैं तब उनकी पूजा अर्चना करना किसी भी काम का नहीं होता है। तो आप सूर्यास्त के बाद जाएं या सूर्योदय के पहले शनि मंदिर में जाएं, तिल का तेल उनके ऊपर चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक लगाएं, पीपल की पूजा अर्चना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल की पूजा अर्चना करने से भी शनि से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती है। इसके बाद राहु और केतु के लिए भी पीपल का पेड़ अपने आप में बड़ा कारक होता है। जिनकी कुंडली में जिनके लिए राहु ठीक नहीं है वो क्या करें, एक गोला नारियल ले लें। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पंजीरी बनाई जाती है, यानी आटे में चीनी मिलाकर उसको भूना जाता है और उस पूरे पाउडर को आप गोला नारियल में भर दें और पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा दीजिए आप उसको, और ये क्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि काल में करिए। तो आप और उसमें थोड़ा सा छेद छोड़ दीजिए, तो इससे आपकी जीवन में राहु और राहु से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बात करते हैं केतु ग्रह की, क्योंकि केतु ग्रह में ब्रेन नहीं होता, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो अलग अलग टुकड़े हैं। राहु मस्तक है तो केतु धड़ है, तो केतु में ब्रेन नहीं होता। तो केतु को बैलेंस करने के लिए आपको केतु को जो है कुछ ना कुछ भोजन कराना पड़ेगा। केतु का प्रतीक आमतौर पर डॉग को माना जाता है, यानी जो हमारे यहाँ पालतू पशु जो कुत्ता होता है उसको माना जाता है। तो आप नियमित रूप से कुत्ते की सेवा करें, खास तौर पे यदि काला कुत्ता, कोई अपाहिज कुत्ता या जिसके शरीर में चर्म रोग हो, ऐसे कुत्ते को आप जरूर भोजन कराएं। उसको दूध इत्यादि यदि आप अपने हाथों से दे सकते हैं, किसी कटोरे में डाल के जरूर दें, तो इससे केतु ठीक होता है। इसके अलावा केतु अपाहिज लोगों से, खासतौर से बूढ़े वृद्ध लोग जिनको कोढ़ इत्यादि हो पाता है, जो बोल नहीं पाते हैं, मूक होते हैं, उनकी सेवा करने से भी केतु ठीक होता है। तो यदि आप इस प्रकार के उपाय करेंगे तो बहुत साधारण है, तो शनि, राहु और केतु आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल ये कुछ ग्रह गोचर के उपाय हैं जिनको आप करके 2025 में आपका समय खराब है, जैसा कि पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि ग्रह गोचर जब बदलेंगे, ग्रह अपना स्थान बदलेंगे तो किन किन राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। कई राशियों पे अच्छा प्रभाव है, कई पे बुरा प्रभाव है, तो इसके लिए पंडित जी ने उपाय भी बताए। इन सारे उपायों को आप करके अपने जीवन में शांति और सुख समृद्धि ला सकते हैं। फिलहाल पंडित जी तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।